डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या गलतियां होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य है, ये एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको। वीडियोस पड़े हुए हैं, कई सारे लोग हैं, लेकिन आपको क्लियरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको। हम बताएंगे आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट में दो दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तजुर्बे के आधार पर आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा और बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आप बनवा लीजिए और कितने नंबर वाले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको क्लियरली हर चीज़ समझ आ जाएगा। तो आप सभी को सटीक और सही जानकारी देने की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो दोस्तों जल्दी कर दीजिए और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो होने वाला है महिला पर्यवेक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने व्यवस्थित अलग अलग भाग में हेडिंग देकर बताया है ताकि बिल्कुल भी क्लियर रहे कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या लिस्ट होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा तरीका अलग है, मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि मैं आपकी अधिक से अधिक मदद कर सकूं। तो दोस्तों, हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यह देखेंगे कि यहाँ अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे उसके लिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है पहचान पत्र। पहचान पत्र के रूप में दोस्तों आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, उसकी एक लिस्ट रहती है जिसमें मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप आधार कार्ड अवश्य रूप से रखें और उसके साथ साथ वोटर आईडी रखें। दोस्तों, अगर वोटर आईडी नहीं है तो पैन कार्ड रख सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आप अवश्य रखें, इसको रखना ही है। उसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट के रूप में वोटर आईडी या पैन कार्ड या जो भी आपके पास पहचान पत्र है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में हम देखेंगे कि आयु प्रमाण पत्र की बात किया गया है। तो इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट, या तो 10th का मार्कशीट हो सकता है या तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। इसके लिए दोस्तों 10th का मार्कशीट आप रख लीजिए, आयु प्रमाण पत्र का काम वही करता है। दोस्तों, मैंने 3rd कैटेगरी में रखा है कि आवश्यक योग्यता अर्थात शैक्षणिक अर्हता। तो शैक्षणिक अर्हता में 3 टाइप इसमें दिखाए हैं, एक ग्रेजुएशन, एक 12th और 10th। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और बात यहाँ पे आप लोगों को मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको स्नातक की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको 12th क्लास का मार्कशीट चाहिए और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। और बाकी ये जो तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अलावा जो भी हैं जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार रखना है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम, और आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये चौथा कैटेगरी जो बनाया हुआ है, तो यहाँ 4th पॉइंट पे मैंने स्पेसिफिक अर्थात विशिष्ट नाम का टॉपिक दिया हुआ है। इसमें संविदा कर्मियों के लिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और तीसरे नंबर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो दोस्तों, जो भी संविदा कर्मी हैं अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा कार्यरत हैं, उनको संविदा का प्रमाण पत्र चाहिए और हर 1 साल पूर्ण होने पे उनको 4 नंबर दिए जाएंगे और टोटल उनको 20 नंबर मैक्सिमम दिए जाएंगे दोस्तों। अर्थात वो 5 साल का रहता है, 5 साल जो संविदा कर्मी हैं उनको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 साल से ज़्यादा भी संविदा में कार्यरत हैं अर्थात कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक हैं तो भी आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे, 20 मार्क्स से ज़्यादा संविदा कर्मियों को नहीं मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 3rd कैटेगरी मैंने इसमें डाला हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी हैं उनको 5 साल के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ साथ 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए दोस्तों। स्पेसिफिक की कैटेगरी है, ये तीनों वो जहाँ लागू होते हैं उनके लिए हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि 5वें पॉइंट पे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि रोजगार पंजीयन के बारे में 5वें नंबर पे बताया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो रोजगार पंजीयन है वो सभी फॉर्म फिलअप करने वालों के लिए अनिवार्य है, केवल 2 लोगों को छोड़ करके, जिसमें एक है कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक और दूसरे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसके लिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है या जो भी उसमें लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद जो मैंने 6 कैटेगरी लिखी हुई है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 कैटेगरी में लिखा हुआ है कि परीक्षा संबंधी दस्तावेज अर्थात जो एडमिट कार्ड था, उसके बाद जो रिज़ल्ट जारी होगा ये तो आपका अभी आया नहीं है, और जो डीवी के लिए कॉल लेटर जारी होगा ये भी आपका नहीं आया हो।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये तीनों के तीनों पॉइंट हैं ये हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगता है। ये भी आप कह सकते हैं कि किसी में मांगता है, किसी में नहीं मांगता। जैसे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स वन रक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा था, लेकिन पटवारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों ये तीनों नहीं मांगा गया था। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर आया था वो बस वहाँ पे मांगा था साथियों। और इसके बाद 6वें नंबर के बाद मैं यहाँ पे जो आगे हम लोग बात करेंगे 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट में दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है। ये कैटेगरी है जहाँ लागू हो, सभी के लिए तो ये नहीं होता है। तो दोस्तों मूल निवासी प्रमाण पत्र ये मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए, इसलिए बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद जो सेकंड है आय प्रमाण पत्र, तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी हर जगह पे नहीं मांगा जाता है। आय प्रमाण पत्र कहीं कहीं मांगते हैं, कहीं कहीं नहीं मांगते हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। इसके बाद तीसरा नंबर है जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो आप जानते हैं कि EWS जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके लिए जो सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल के अंदर का ही मान्य होता है। OBC का जो होता है वो 3 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन स्टेट में ये चल जाता है पहले का भी। और SC ST का जो रहता है वो कभी कभी बना हो वो मान्य रहता है दोस्तों। तो ये तीनों इसके बारे में हो गए। तो दोस्तों ये 7वां पॉइंट भी कवर हो गया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट कि कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा ली, जो मैंने अभी ऊपर बताई है जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। देखिए साथियों, अपने तजुर्बे से आपको बता दूं, रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता कोई नहीं जानता नॉर्मलाइजेशन का रोल, सरल कठिन जो शिफ्ट है उसका क्या रोल है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स तो सभी लोगों को ही तैयार करवा लेना चाहिए। आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना चाहिए। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि जो ओपन में 140 के ऊपर वाले हैं वो तो अवश्य रूप से ही डॉक्यूमेंट्स को सारे के सारे तैयार करवा लें। और ना केवल 140 के ऊपर वाले ओपन में, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार करवा के ही रखना चाहिए। लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपको कल कौन सी नौकरी लग जाए, कल कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आ जाए। इसलिए आप प्रयास करिए कि आप डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करवा के रख ले। दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो मैक्सिमम मेन पॉइंट्स थे डॉक्यूमेंट, अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की मैंने सारी लिस्ट आपको बता दी व्यवस्थित कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अनिवार्य हैं। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार करवा के रखें। आप लास्ट समय का इंतज़ार ना करें। आपको नहीं पता कि आपके नंबर कितने से कितने हो जाने हैं, आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखें कि कल के दिन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। बाद में ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करवाए, जिसकी वजह से आप इतने साल की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो, आपके मन में कोई द्वंद्व हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। आप जानते हैं कि मैं सभी का जवाब देता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके आप अपनी क्वेरी बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये लिस्ट आप ज़रूर देख करके जाइएगा। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर आएगा उसमें भी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी रहेगी, उसमें भी आप ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं वीडियोज़ भले ही आवश्यकता पड़ने पर ही बनाता हूँ, लेकिन यह वीडियो देख करके आप लोगों ने यह समझ लिया होगा कि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसर्च करने के बाद ही आपको ये जानकारी देता हूँ। शायद यही कारण है कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स, एक के 80,000 सब्सक्राइबर हैं, एक के 21,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरा वीडियो कॉपी किया हुआ है। तो साथियों जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।